दोस्तों ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज की जियोपॉलिटिक्स में भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जहां अभी तक यूरोप अमेरिका के लिए भारत ज़रूरी था, वहीं अब समझ में आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी भारत उतना ही ज़रूरी है जितना कि यूरोप और अमेरिका के लिए। इसीलिए मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के नेता को जब भी मौका मिलता है भारत आने का, वो तुरंत यात्रा पर आकर के कई बड़े और अहम समझौते साइन करके वापस चले जाते हैं। रिसेंटली 3 घंटे के लिए भारत यात्रा पर आए यूएई के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा ही काम किया है, लेकिन इसके पीछे असली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। दूसरी खबर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है जिसे उन्होंने पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के सामने दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत के साथ अनफेयर और अनजस्टिस किया जा रहा है क्योंकि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्यों रूस से तेल नहीं खरीद सकता। लास्ट अपडेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सामने निकल के आ रही है और इस इवेंट के दौरान भारत ने अपनी हैवी प्रेजेंस दिखाई है। भारत के 100 से भी ज्यादा सीईओज ने और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली खबर भारत और यूएई से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 19 जनवरी 2026 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा कंप्लीट हुई। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और कई बेसिक स्ट्रक्चर के लिए 12 प्रमुख एमओयू साइन कर लिए हैं, जिन्हें अगर 5 सेगमेंट में डिकोड किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला प्रोजेक्ट धुलेरा गुजरात के अंदर होने वाले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में है, जहां पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से की जाएगी। इस यात्रा का सबसे बड़ा आर्थिक आकर्षण गुजरात का धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन रहा, जहां पर यूएई ने धुलेरा को लेकर के वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखाया है। यूएई धुलेरा के अंदर एक इंटरनेशनल, एक ग्रीनफील्ड पोर्ट यानी कि बंदरगाह और स्मार्ट टाउनशिप के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी डेवलप करने में भारत की मदद करेगा। यहाँ विमानों की मरम्मत के लिए एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सेंटर्स तैयार किए जाएंगे। पायलट्स की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे और ये भारत के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है बिकॉज बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनीज भारत के अंदर एमआरओ सेटअप करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनेंसर मिडिल ईस्ट से मिल जाएगा। इसके अलावा भारत के अंदर पायलट ट्रेनिंग्स भी बहुत लिमिटेड लोकेशंस पर होती है और जो भी पायलट्स ट्रेन होते हैं उन्हें काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इससे भी ये प्रोजेक्ट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ले जा सकता है। इसके अलावा धुलेरा में भारत का पहला 91,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेटअप कर रही है, जिसमें यूएई की टेक्नोलॉजीज और फाइनेंशियली पार्टनरशिप एक नया बूस्ट उसे दे सकती है। स्पेशली कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर यूएई हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरे फेज की बात की जाए तो डिफेंस और स्पेस के लिए दोनों देशों ने कई पार्टनरशिप साइन की है, जहां पर दोनों देशों ने रक्षा उद्योग में सहयोग करने, साइबर सुरक्षा और आतंक विरोध अभियान, सैन्य शिक्षा के लिए नए फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए सहमति जताई है। भारतीय अंतरिक्ष संस्था इन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत भारत यूएई में लॉन्च पैड, सैटेलाइट बनाने की फैक्ट्री और स्पेस स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन सेंटर बनाने में मदद करेगा। दोनों देश भविष्य में संयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर भी काम करने की तैयारी में हैं। तीसरा फेज एनर्जी सिक्योरिटी। 10 सालों का एलएनजी समझौता भारत और यूएई के बीच साइन हुआ है, जहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल और यूएई की एडोंगस के बीच प्रतिवर्ष 5 लाख मैट्रिक टन एलएनजी आपूर्ति करने के लिए अगले 10 सालों तक समझौता साइन हुआ है। यह आपूर्ति 2028 से शुरू होगी। वहीं भारत के नए शांति कानून 2025 के बाद दोनों देशों के अंदर अब छोटे मॉडुलर रिएक्टर्स भी तैयार किए जाएंगे, जिससे परमाणु ऊर्जा बड़ी स्केल पर तैयार की जा सकती है, छोटे छोटे यूनिट्स में, और इसमें कई परमाणु संपन्न देश भारत की और यूएई की मदद करेंगे। चौथा फेज व्यापार और एआई के लिए लगभग $200 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। व्यापार लक्ष्य यानी कि दोनों नेता 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग $200 बिलियन यानी कि 16.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने के इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ चुके हैं और साल 2024-25 में यह व्यापार पहले से ही $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी के साथ एआई और सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए भारत के सीडैक और यूएई की कंपनी G42 के बीच एक समझौता साइन हुआ है। और आप सोच करके देखिए कि कई
देशों के नेता भारत आते हैं, कई दिनों तक वो विजिट पर रहते हैं, अलग अलग लोकेशंस पर होकर के वापस लौट जाते हैं, बड़े समझौते साइन नहीं कर पाते। लेकिन यूएई के राष्ट्रपति भारत सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए आए और उन्होंने इतने बड़े समझौते भारत के साथ चुटकियों में फाइनल करके वापस लौट गए हैं। अब भारत और यूएई के इस रिलेशन पर आप क्या सोचते हैं, भारत की इस इंपॉर्टेंस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिलहाल इसके पीछे की एक और कूटनीति है जहां पर एक नया क्वाड संगठन तैयार किया गया है ग्रीस, साइप्रस और इजराइल की तरफ से, जो कि तुर्की को काउंटर करने के लिए, और भविष्य में भारत इसे ज्वाइन करेगा और भारत के साथ साथ यूएई भी इसमें शामिल हो सकता है। तो भारत को यह नया क्वाड संगठन ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दूसरी खबर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है जहां पर उन्होंने पोलैंड के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के बीच नई दिल्ली में हुई मुलाकात के बीच भारत पोलैंड संबंधों को एक नई स्ट्रेटजिक उड़ान दी गई है। इसी के साथ भारत ने ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा हितों को इस यहाँ से किस अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए तोड़ा जा रहा है। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में उपयोग उन पश्चिमी देशों की आलोचना की है जो जवाब देने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को हर बार भारत के बीच में ले आते हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ती है गैस या फिर तेल खरीदने की तो वो रूस से चुपचाप ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। दरअसल जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में भारत को स्ट्रेटेजिकली निशाना बनाया गया है, सिलेक्टिव टारगेटिंग की गई है और भारत के साथ इनजस्टिस हुआ है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था और ऐसी कोई फाइनेंशियल मदद नहीं की जा रही थी जिससे यूक्रेन को नुकसान हो सके, और सिर्फ इस एक गलती की वजह से भारत के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा है जिसका नुकसान भारत को हो रहा है, और भविष्य में भारत अमेरिका के साथ व्यापार कैसे करेगा इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात को करते करते भारत और पोलैंड के बीच व्यापार काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दोनों देशों के बीच इस समय व्यापार 7 अरब डॉलर यानी कि 58,000 करोड़ रुपए के स्तर पर है। पिछले 10 वर्षों में 200% की वृद्धि देखी गई है। भारतीय निवेश की बात की जाए तो पोलैंड में भारतीय निवेश लगभग $3 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है और जिससे वहां हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और एक्शन प्लान भी भारत ने तैयार कर लिया है जहां पर साल 2024 से लेकर के 28 के बीच में अगस्त 2024 में पीएम मोदी ने जब पोलैंड की यात्रा के दौरान इस प्लान को तैयार कर लिया था और ये एक 5 वर्षीय रोड मैप है। अब इसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद रक्षा, माइनिंग, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंटेलिजेंस, इन सभी पर दोनों देश काम करेंगे। साथ ही भविष्य में डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार करने के लिए को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर ही दोनों देश एक साथ काम करने के लिए राजी हो चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत ने अपनी मजबूत प्रेजेंस दिखाई है। दरअसल 19 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वीं वार्षिक बैठक शुरू हो गई है। इस वर्ष में भारत ने वन नेशन वन वॉइस के मंत्र के साथ अब तक का अपना सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल भेजा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखा गया जहां पर भारत की ताकत की बात की जाए तो यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। फिलहाल इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में भारत के आईटी एंड रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी रिन्यूएबल एनर्जी और के राम मोहन नायडू जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। राज्यों की शक्ति की बात की जाए तो 10 भारतीय राज्य इस बार दावोस में सक्रिय हैं जहां पर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, असम के हेमंत बिश्व शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, झारखंड के हेमंत सोरेन और ऐसे मुख्यमंत्री वैश्विक निवेशकों को लुभाने के लिए खुद मौजूद हैं। और कॉर्पोरेट जगत की बात की जाए तो 100 से भी अधिक टॉप भारतीय सीईओ वहां पर मौजूद है जिसमें मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप, एन चंद्रशेखर, टाटा ग्रुप, राजीव बजाज, सोनेल, भारती मित्तल, नंदन नीलेकनी जैसे प्रमुख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो क्या कुछ कहना है आपका तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।